समुंदर के पार एक छोटा सा और खूबसूरत आइलैंड जो अमीरों के लिए किसी जन्नत से कम ना था। बस शर्त ये थी कि उन्हें अपनी जेब खाली करनी पड़ती थी और इसके बदले में उन्हें वहाँ बादशाहों जैसा एनवायरनमेंट मिलता था। लेकिन एक लड़की फैना यहाँ सबसे अलग थी। दुनिया भर के अमीर लोग उससे मिलने के लिए करोड़ों खर्च करने को तैयार थे क्योंकि वो बेहद हसीन थी। उस आइलैंड का ऑनर भी उसकी खूबसूरती से पैसा कमाना चाहता था, इसलिए उसने फैना को ऑक्शन के लिए पेश किया। आखिरकार फैना एक अमीर शख्स के हाथों 1 बिलियन की रिकॉर्ड कीमत में बेच दी गई और आज रात फैना को पहली बार उस शख्स के पास भेजा जाने वाला था। 10 साल पहले हमें पता चलता है कि फैना और उसके फादर फ्रांस समुंदर में सफर कर रहे थे कि अचानक पायरेट्स ने उन पर हमला कर दिया। फाइट के दौरान फैना के फादर तो मारे गए, मगर फैना के बचपन का दोस्त युकिमारू फैना को बचाने के लिए सबसे लड़ता है। वो फैना को वहाँ से भगा देता है। वो वादा करता है कि अगर वो जिंदा बच गया तो एक दिन जरूर उसे ढूंढ लेगा। बाद में फैना समुद्र में बहते बहते एक दूसरे आइलैंड पहुंच जाती है, जहां उस आइलैंड का ऑनर उसे कैद कर लेता है, लेकिन अब वो ऑनर भी उसे बेच डालता है। फैना इस सब से बिल्कुल खुश नहीं थी, इसलिए उसने भागने के बहुत सारे प्लान्स बनाए, मगर उसके वो सभी प्लान्स चौपट हो गए जब उसे पता चला कि उसे बिल्डिंग की सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर एक रूम में शिफ्ट किया जा रहा है। फैना जमीन पर गिर पड़ती है और पेट दर्द का ड्रामा करने लगती है, लेकिन वो आदमी जो फैना को ऊपर ले जा रहा था फौरन उसकी चालाकी भांप लेता है और उसे सजा देने का फैसला करता है। मगर तभी 2 बूढ़े आदमी खिड़की तोड़कर अंदर घुसते हैं और बिजली की सी तेजी से दूसरे आदमियों को मार गिराते हैं। फैना हैरान भी होती है और खुश भी, लेकिन जब खिड़की तोड़कर अंदर आने वाले वो दोनों आदमी उसे प्रिंसेस कह के पुकारते हैं तो फैना को कुछ कुछ याद आने लगता है। तब उसे पता चलता है कि वो दोनों तो उसके फादर के बॉडीगार्ड्स थे, जिनका नाम ओटो और सैलमन था। फैना जब उन दोनों के साथ वहाँ से जाने लगती है तो फर्श पर गिरा एक आदमी फैना का पाँव पकड़कर बोलता है, तुमने बचपन इसी आइलैंड पर गुजारा, इसलिए तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए और यहाँ के ही किसी आदमी के साथ रहना चाहिए। ये सुनकर फैना को बहुत गुस्सा आता है। वो उस आदमी को जोर से ठोकर मारती है और फिर वो सैलमन और ओटो के साथ वहाँ से भाग जाती है। इधर आइलैंड के सोल्जर्स पागलों की तरह फैना और उसके साथियों को तलाश कर रहे थे। ओटो को एक आइडिया आता है। वो फैना और सैलमन से कहता है कि वो दुश्मनों को भटकाएगा और तभी फैना और सैलमन वहाँ से भाग जाएं। लेकिन जैसे ही ओटो बाहर आता है वो देखता है कि सोल्जर्स तो पहले ही कोई मार चुका है। तब हमें पता चलता है कि 2 मास्क मैन छुपकर उन सभी की हिफाजत कर रहे थे। अब वो लोग भागते भागते बंद गली में जा फंसते हैं। सोल्जर्स उनके पीछे अभी भी पड़े हुए थे। सैलमन ओटो से कहता है कि वो फैना को लेकर यहाँ से भाग जाए और वो खुद उन सोल्जर्स को रोकेगा। लेकिन जैसे ही ओटो और फैना जंगल में एंटर होते हैं उन पर कुछ स्ट्रेंजर्स हमला कर देते हैं। ओटो जमीन पर गिर जाता है और फैना को एक आदमी पकड़ लेता है। वो काफी टाइम से फैना की खूबसूरती पर नजर रखे हुए था। तभी अचानक एक अजीब चीज होती है। उस आदमी के साथ ही एक एक करके मारे जाते हैं, क्योंकि एक मास्क मैन वहाँ आ गया था जिसने फौरन फैना को पकड़े शख्स को भी मार गिराया था। उसके चेहरे पर मास्क था, लेकिन उसकी आंखें फैना को जानी पहचानी महसूस होती हैं। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि युकिमारू था, जिसने 10 साल पहले फैना को ढूंढने का वादा किया था और आज उसने अपना वादा सच कर दिखाया। फैना जैसे ही उसका नाम पुकारती है, युकिमारू उसे हल्के से हिट करके बेहोश कर देता है। जब फैना को होश आता है तो वो खुद को सैलमन और ओटो के साथ एक बोट में बैठे हुए पाती है। तभी बिल्कुल साफ आसमान अचानक बादलों से छुप जाता है। कुछ देर बाद उनके सामने एक दूसरा आइलैंड आता है। उस आइलैंड का नाम गोबलन आइलैंड था। वो आइलैंड दरअसल सैमुराइज का था। वहाँ पहुँचने के बाद 7 सैमुराइज फौरन गांव के चीफ के पास जा पहुँचते हैं। चीफ का नाम सनाडा था। फैना भी वहाँ पहुँच जाती है। फैना सबसे पहले पूछती है कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया। सनाडा अपनी पॉकेट से एक चमकता हुआ क्रिस्टल निकालता है। ये वही क्रिस्टल था जो फैना के फादर ने मरने से पहले युकिमारू को दिया था और कहा था कि अपनी जान से बढ़कर इस क्रिस्टल की हिफाजत करना। मगर अब तक सनाडा और उसके साथ ही उस क्रिस्टल के सीक्रेट को समझने में नाकाम रहे थे। फैना हैरान थी कि आखिर उस गांव के चीफ ने उसकी जान बचाने के लिए इतनी मेहनत क्यों की। सनाडा उसे बताता है कि उसके फादर ने एक बार उन सभी की मदद की थी और ये पूरा आइलैंड फैना के फादर ने ही उन्हें गिफ्ट किया था, ताकि वो लोग यहाँ सुकून से रह सके, क्योंकि वो सैमुराइज थे। फैना के फादर के एहसान का बदला चुकाने के लिए सनाडा बरसों से फैना को ढूंढ रहा था और अब वो मानता था कि सिर्फ फैना ही उस क्रिस्टल का सीक्रेट सामने ला सकती है। मगर फैना के लिए सभी कुछ बहुत नया था, क्योंकि उसने ये क्रिस्टल अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था।
अगली सुबह एक लड़की कैरन फैना को पूरे गांव की सैर कराने ले जाती है। वो फैना को उन सभी मास्क मैन से भी मिलवाती है जिन्होंने उसे बचाया था, मगर फैना की नजरें युकिमारू को ढूंढ रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे नजर नहीं आता। शाम को फैना अकेली बैठकर उस क्रिस्टल को हाथों में लिए सोचों में गुम थी। तभी अचानक युकिमारू वहां आ जाता है। फैना खुद को संभाल रही थी, मगर अंदर से वो बहुत ज्यादा नर्वस थी। आखिरकार फैना से रहा नहीं जाता और वो बातें करने लगती है, और हमेशा की तरह वो काफी एक्साइटेड हो जाती है और बहुत सारी बातें करती है। क्योंकि युकिमारू जिसे बचपन से ही उसकी आदत पसंद नहीं थी, इसलिए हर बार वो नरमी से उसके सर पर एक चपत लगाता था, और इस बार भी वो उसे चुप कराने के लिए उसके सर पे चपत लगाता है। फिर दोनों क्रिस्टल्स के बारे में बात करते हैं। फैना को कुछ भी नहीं पता था कि उसके फादर ने उसे क्यों संभाल के रखा था और 10 साल पहले क्यों इतना खतरनाक एडवेंचर शुरू किया, मगर युकिमारू को यकीन था कि ये सब कुछ फैना से जुड़ा है और सिर्फ वो ही इस सीक्रेट को खोल सकती है। युकिमारू की बातें सुनकर फैना गहरी सोच में डूब जाती है। कमरे में वापस आकर वो अपने दिल में पक्का डिसाइड करती है कि वो अपने फादर के इस इनकम्प्लीट मिशन को जरूर पूरा करेगी। वो अपनी हिम्मत की निशानी के तौर पर अपने लंबे बाल भी काट डालती है। उस रात को अचानक उसे कुछ याद आता है जो उसके फादर ने मरते वक्त कहा था, ईडन जाओ। फैना ने सोचा शायद यही वो जगह है जहां उसे उसके सवालों का जवाब मिल सकता है। सनाडा फैना की हिम्मत की तारीफ करता है और अपने सैमुराइज को वहां बुलाता है। वो उन्हें ऑर्डर करता है कि फैना की मदद करो, क्योंकि ये सभी कुछ अकेले करना फैना के बस की बात नहीं। अगले दिन वो सभी अपना सफर शुरू करते हैं और सबसे पहले वो फ्री सिटी बारबरा नामी एक जगह पे पहुंचते हैं। ये वो जगह थी जहां दुनिया भर के पायरेट्स जमा होते थे और उन्हें किसी का भी कोई डर ना था। ना गवर्नमेंट का जोर चलता था और ना ही नेवी का। फैना और उसके साथी कुछ सामान खरीदने के लिए उस आइलैंड पर रुकते हैं। वहाँ वो ग्रुप्स बनाकर अलग अलग हो जाते हैं। फैना को वहाँ चलते हुए कुछ मुश्किल पेश आती है, इसलिए वो काइडे और एंजू से कपड़े दिलवाने में मदद मांगती है। शॉपिंग के दौरान एक दुकान पर वो रुकती है क्योंकि उसे वहाँ पर वैसा ही एक क्रिस्टल दिखाई देता है जो उसके पास था। फैना फौरन शॉप ऑनर से पूछती है कि ये कहाँ पर बनता है। ऑनर मुस्कुराते हुए कहता है कि वो एक शर्त पे बताएगा, अगर फैना उसके साथ डेट पर चले। ये सुनकर काइडे और एंजू को गुस्सा आ जाता है। वो दोनों ऑनर को अच्छा खासा सबक सिखाते हैं और खूब डराने धमकाने के बाद उससे इन्फॉर्मेशन निकलवा लेते हैं। पता चलता है कि ये क्रिस्टल जर्मनी की एक फैक्ट्री में तैयार होते हैं। अब आगे जाते हुए अचानक उनके रास्ते में कुछ लोग आ जाते हैं। उनका लीडर वही अमीर आदमी था जिसने ऑक्शन में फैना को खरीदा था। मकसद साफ था, वो फैना को वापस ले जाना चाहता था। फैना और उसके साथी अभी वहाँ खड़े ही थे कि उस आदमी के साथी जिसका नाम मैरी था, एंजू और काइडे बहुत अच्छे से लड़ते हैं और फैना को बचाने लगते हैं। इधर युकिमारू जो आराम से मछलियां पकड़ने में बिजी था, जैसे ही वो सुनता है कि फैना अभी तक नहीं लौटी तो वो फौरन दौड़ पड़ता है। वो तेजी से उस जगह पहुंचता है जहां फैना और उसके साथी मौजूद थे। युकिमारू एक ही बार में उस अमीर आदमी और उसके साथियों को गिरा देता है। काइडे और एंजू कहते हैं कि वो फैना को लेकर वहां से चला जाए, अब वो खुद ही सब कुछ संभाल लेंगे। युकिमारू फैना को कंधे पर उठाता है और उसे महफूज जगह ले जाने लगता है, मगर तभी कोई उस पर अटैक करता है और उसके बाजू में गोली लग जाती है। बोट पर वापस आकर फैना खुद अपने हाथ से युकिमारू के जख्म को साफ करती है और पट्टी बांधती है। क्योंकि एंजू, काइडे और फैना ज्यादा मस्ती में आ गए थे, इसलिए कैप्टन उन्हें सजा भी देता है। मगर वो अमीर आदमी जिसने फैना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, उसका हाल और बुरा हो जाता है, क्योंकि युकिमारू के साथियों ने उसे समुद्र में फेंकने का फैसला किया था ताकि वो शार्क मछलियों का नवाला बन जाए। लेकिन तब हमें पता चलता है कि असल में वो सिर्फ एक मोहरा था। पीछे सभी कुछ कोई और कंट्रोल कर रहा था, जो दरअसल एक ब्लॉन्ड बालों वाला शख्स था। वही असल में फैना को पाना चाहता था। कई दिन समुद्र में गुजारने के बाद फैना और उसके साथ ही उस फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं जहां वो क्रिस्टल्स बनते थे। मगर वो सब शॉप ऑनर से पूछते हैं तो वो सभी इनकार कर देते हैं कि उन्होंने ऐसा क्रिस्टल कभी देखा ही नहीं। तभी एक खूबसूरत ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की आर्या वहां आती है। आर्या जब सुनती है कि ये क्रिस्टल फैना के लिए कितना कीमती है तो वो मदद का वादा करती है। वो उन्हें अपने चीफ के पास लेकर जाती है, जो असल में आर्या का ही ग्रैंडफादर था। आर्या के ग्रैंडफादर क्रिस्टल को गौर से देखते हैं और कंफर्म करते हैं कि ये क्रिस्टल यहाँ पर ही बना है। फिर वो उस क्रिस्टल पर लिखे कोड को पढ़कर पुराने रिकॉर्ड्स चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये क्रिस्टल फ्रांस से निकाला गया था और इसे सेंट जॉन ऑफ आर्क ने यहाँ बनवाया था। मगर मसला ये था कि जॉन ऑफ आर्क को 1431 में जलाकर मार दिया गया था, जबकि ये क्रिस्टल 1436 में बना था। यानी ये क्रिस्टल उसकी मौत के 5 साल बाद बना था।
अब ये उन सभी को चौंका देता है क्योंकि इससे कहानी में ट्विस्ट आ गया था। फेना आर्या को थैंक्स बोलती है और फिर सब फैसला करते हैं कि अब वो फ्रांस की उस पुरानी माइन में जाएंगे जहाँ ये क्रिस्टल निकाला गया था। जब उस माइन में पहुंचते हैं तो उन्हें एक टेम्पल दिखाई देता है और जब वो और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें हर जगह पे हड्डियां और लाशों के ढेर दिखाई देते हैं। ये थोड़ा और आगे जाने पर उनका रास्ता 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। अब सब फेना की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि उन्हें फेना पे पूरा भरोसा था कि वो जिस भी रास्ते को चूज करेगी वही उनके लिए ठीक होगा। तब फेना के माइंड में अचानक से कुछ पुरानी यादें आने लगती हैं और उनकी बेस पर वो ये डिसाइड करती है कि उसे किस रास्ते पर जाना है। सब उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं और आखिरकार वो एक मिस्टीरियस दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। युकीमारू हैरान था कि फेना को वो रास्ता कैसे मालूम हुआ। फेना बताती है कि वो यहाँ पहले भी आ चुकी है। फेना के दिमाग में छुपी यादें अब उसकी मदद कर रही थीं और इसी तरह उसे उस मिस्टीरियस दरवाजे को खोलने में कामयाबी भी मिलती है और सब अंदर चले जाते हैं। वहाँ मकाबा आग जलाता है और फिर हर तरफ एक ब्लू कलर की लाइट चमकने लगती है। उस जगह के बिल्कुल सेंटर में एक डिवाइस प्लेटफॉर्म था जहाँ पर फेना उस क्रिस्टल को फिट करती है और फिर सब देखते हैं कि क्रिस्टल के अंदर कुछ चमक रहा है और वो आसानी से देखा नहीं जा सकता। तब सबको आर्या के ग्रैंडफादर की बात याद आती है। उसने बताया था कि उस क्रिस्टल में कुछ ऐसा है जो आम आंखों से नजर नहीं आ सकता। वो गौर करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि क्रिस्टल के अंदर रोमन नंबर्स लिखे हुए हैं जो दरअसल एक जगह के कोऑर्डिनेट्स थे। तभी फेना को महसूस होता है जैसे कोई उसे पुकार रहा है। वो अकेली एक कमरे में चली जाती है जहाँ जॉन ऑफ आर्क की कब्र मौजूद थी। तभी अचानक कोई फेना के मुंह को बंद करके उसे काबू कर लेता है। इधर जब उसके साथी देखते हैं कि फेना गायब है तो वो तलाश करने लगते हैं। तभी अचानक वहाँ पायरेट्स का एक ग्रुप आ जाता है। उनके लीडर एक आंख वाली औरत थी जिसका नाम ग्रेस था और उसी ने फेना को अपना कैदी बनाया था। वो युकीमारू और उसके साथियों से उन रोमन कोऑर्डिनेट्स की बात करती है क्योंकि वो जानती थी कि वही कोऑर्डिनेट्स उसे ईडन तक ले जाएंगे। ना चाहते हुए भी युकीमारू और उसके साथियों को वो कोऑर्डिनेट्स ग्रेस को देना पड़ते हैं जो उन्होंने क्रिस्टल में देखे थे और उनको एक पेज पर लिख लिया था। ग्रेस ने वादा किया था कि उन कोऑर्डिनेट्स के मिलने पर वो फेना को छोड़ देगी, मगर वो अपना वादा तोड़ देती है और फेना को लेकर वहाँ से चली जाती है। मगर जाते जाते वो पूरा रास्ता भी तबाह कर डालती है जहाँ से बाहर जाया जा सकता था। लेकिन ग्रेस ये भूल गई थी कि गॉब्लिन आइलैंड के सैमुराइज आसानी से हारने वाले नहीं हैं। ग्रेस के जाने के बाद वो सभी वहाँ से बाहर निकलने की प्लानिंग करने लगते हैं। उनके पास कुछ एक्सप्लोसिव केमिकल मौजूद था जिसे इस्तेमाल करके वो बाहर आ ही जाते हैं। फेना को एक जहाज पर ले जाया जाता है और वो जहाज नेवी के रियर एडमिरल एबल का था। एबल ने ही फेना की बंधी हुई रस्सी खोली और उसके हाथों और गर्दन पर जख्म के निशान देखकर गुस्से से ग्रेस की तरफ देखा और उसे वहाँ से जाने को बोला। फिर वो खुद फेना के सामने झुककर उसके हाथ को चूमता है और उसे खाना खाने को बोलता है। एबल बताता है कि वो फेना की माँ को भी जानता है। वो कहता है कि फेना और उसकी माँ दोनों एक जैसी ही खूबसूरत है। फेना अपनी माँ के बारे में सुनते ही एक्साइटेड हो जाती है। वो अपनी माँ के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहती थी, मगर एबल बोलता है कि वो उसे सभी कुछ बाद में बताएगा। फिर एबल फेना को बताता है कि गॉब्लिन आइलैंड के सैमुराइज कातिल हैं और फेना को उनसे दूर रहना चाहिए। मगर फेना को अपने साथियों पर पूरा यकीन था। वो एबल की बातों पर यकीन नहीं करना चाहती थी। इधर युकीमारू और उसके साथी बाहर निकलकर दोबारा से फेना को बचाने की प्लानिंग करने लगते हैं। ये सच था कि उन्होंने कोऑर्डिनेट्स ग्रेस को दे दिए थे, मगर कैरन को वो नंबर्स अब भी याद थे। तभी वहाँ शीतन आ जाता है जो उन्हें रोक देता है क्योंकि उसने सभी कुछ चीफ सनाडा को बता दिया था। सनाडा ने उन्हें फौरन आयरलैंड वापस आने का ऑर्डर किया था। हकीकत ये थी कि सनाडा फेना को इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि उसके एंसेस्टर्स को एक मिशन दिया गया था जिसमें उन्हें कुसानाजी स्वर्ड को ढूंढना था। कहा जाता है कि वो स्वर्ड ईडन में छुपी थी और वो जगह दुनिया के सबसे कीमती खजाने का सेंटर भी थी और फेना के दिमाग में ही वो अकेली कड़ी छुपी थी जिसके जरिए वो सभी ईडन तक पहुंच सकते थे। एबल भी फेना को यही बताता है कि सैमुराइज उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर फेना उसकी बात को मानने पर बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। एबल जब फेना की मासूम शक्ल को देखता है तो उसे अपनी पुरानी मोहब्बत यानी फेना की माँ हेलेना याद आती है। एबल और हेलेना की पहली मुलाकात एक खूबसूरत बाग में हुई थी जहाँ हेलेना डांस कर रही थी और एबल उसे देखकर पहली ही नजर में अपना दिल हार बैठा था। वो दोनों अब अक्सर एक दूसरे के साथ बातें करने लगे थे। एबल जिसे तस्वीरें बनाना बहुत पसंद था, हेलेना को अपने सामने बिठाकर उसकी तस्वीरें बनाया करता। वक्त के साथ साथ वो एक दूसरे के बहुत करीब हो गए थे और फिर उन्होंने हमेशा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत का वादा भी कर लिया था।
मगर एक दिन एबल को कुछ दिनों के लिए कहीं जाना पड़ता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो देखता है कि हेलेना किसी और के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। एबल दुखी दिल से हेलेना को पुकारता है, मगर तभी उसके पास फ्रांज आकर खड़ा हो जाता है। एबल के दिल पर बिजली गिरती है जब उसे पता चलता है कि हेलेना के बच्चे का बाप कोई और नहीं बल्कि किंग है, और किंग खुद एबल का भी अपना बाप था। कुछ दिनों बाद हेलेना फ्रांस के साथ भाग जाती है। जब किंग को ये खबर मिलती है तो वो पूरे कंट्री में उसके पीछे अपने सोल्जर्स को भेज देता है। कई साल बाद आखिरकार जब हेलेना पकड़ ली जाती है तब एबल उसे दूर से देखता है तो उसके लंबे बाल उसे कहीं दिखाई नहीं देते। इसका मतलब था कि हेलेना ने अपने बाल काट लिए थे। एबल ये देखकर टूटकर बिखर जाता है और हेलेना से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों उसे छोड़ दिया। हेलेना बस इतना ही बोलती है कि ये मेरा मिशन था। कुछ दिनों बाद किंग के ऑर्डर पर हेलेना को जिंदा आग में जला दिया जाता है। एबल बेबसी से देखता रहता है जब उसका प्यार राख में बदल गया। उसी लम्हे एबल का दिल भी मर गया और वो दुख और नफरत की खाई में डूबता चला गया। इधर यूकीमारू और उसके साथी फेना को बचाने के लिए हर हाल में जाना चाहते थे। उन्हें किसी और मिशन की कोई परवाह नहीं थी, मगर शीतन उन्हें बताता है कि कई आ रहा है। ये सुनते ही सबके दिलों में खौफ भर जाता है, क्योंकि कई उन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर सैमुराई था। अगर उसकी बात ना मानी जाती तो वो उस बंदे को कत्ल कर डालता, क्योंकि उसके ख्याल में वो बंदा ट्रेटर यानी गद्दार था। लेकिन यूकीमारू ये जानते हुए भी कि उसे मारा जा सकता है, फिर भी फेना को बचाने के लिए वहाँ से चला जाता है, क्योंकि 10 साल पहले उसने वादा किया था कि वो फेना की हिफाजत करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर फेना को ग्रेस पकड़ लेती है और टॉर्चर करने लगती है, क्योंकि ग्रेस ने देख लिया था कि फेना के गले में जो हार है वही हार है जिसने सालों पहले एबल को दिया था। इसलिए वो फेना से सख्ती से पूछती है कि उसका एबल से क्या ताल्लुक है। मगर जब फेना कुछ बताने से इनकार करती है तो ग्रेस फेना को अपने जहाज पर ले जाकर सबक सिखाना चाहती थी, मगर एबल उसे ऐसा नहीं करने देता। एबल ग्रेस को फेना को छोड़ने की धमकी देता है। वो कहता है कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम मुझसे बच नहीं सकोगी। ये देखकर ग्रेस फौरन फेना को छोड़ देती है, लेकिन जाते वक्त एबल उसे ऑर्डर करता है कि वो हमेशा के लिए उसकी नजरों से गायब हो जाए। ग्रेस और उसके साथी एबल के हाथों यूं इंसल्टेड होने पर बहुत गुस्से में थे। ये सच था कि उनके पास अब ईडन पहुंचने का रास्ता था, मगर ईडन के ट्रेजर्स तक पहुंचने के लिए उन्हें फेना की जरूरत थी। इसीलिए वो फेना को दोबारा से किडनैप करने की प्लानिंग बनाने लगते हैं। उसी वक्त एबल फेना को एक कमरे में ले जाता है। एबल उसे तस्वीर दिखाता है जिसे वो बरसों से संभाले बैठा था। उस तस्वीर में फेना की माँ हेलेना थी। जाहिर था कि एबल के दिल में हेलेना के लिए स्पेशल इमोशंस थे। तभी अचानक उनके जहाज पर ग्रेस हमला कर देती है। ये देखकर एबल अपने कैप्टन को ऑर्डर करता है कि वो स्पेशल वेपन्स को इस्तेमाल करे। एबल के ऑर्डर पर ग्रेस का जहाज 1 सेकंड में ही तबाह हो जाता है। ग्रेस को अंदाजा नहीं था कि एबल इतना बेरहम हो सकता है, क्योंकि ग्रेस और उसके साथियों ने सालों तक एबल के लिए काम किया था। मगर अब एबल के ऑर्डर पर ग्रेस का पूरा जहाज आग की लपेट में जल रहा था। ग्रेस के जहाज को इस तरह आग में लिपटा देख फेना खौफ के मारे कांपने लगती है। दरअसल ये सीन उसे 10 साल पहले का वो वक्त याद दिलाता है जब वो और उसके फादर इसी तरह की सिचुएशन में फंसे थे। उस वक्त उन पर अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि ग्रेस और ब्लू यूनिफॉर्म वाले नेवी सोल्जर्स का एक ग्रुप ही था। ये सब यादें उसके माइंड में आते ही फेना के दिल में अपने सामने खड़े ब्लू यूनिफॉर्म पहने सोल्जर्स का खौफ भर जाता है। तभी डरते डरते वो अचानक यूकीमारू का नाम पुकारती है और उसी वक्त यूकीमारू भी वहां आ जाता है। वो बिजली की सी तेजी से चारों तरफ मौजूद सोल्जर्स को गिरा डालता है, मगर तभी गोली चलने की आवाज आती है और हमें पता चलता है कि 2 गोलियां सीधा यूकीमारू की बॉडी में घुस चुकी हैं। जब यूकीमारू देखता है कि गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि एबल है तो उसे फौरन याद आ जाता है कि एबल ही वो शख्स था जिसने फेना के फादर को कत्ल किया था। यूकीमारू के जमीन पर गिरते ही फेना रोते हुए उसके पास दौड़ कर आती है। उसी वक्त एबल ऑर्डर करता है कि उसके सोल्जर्स फेना को उठाकर उसके कमरे में ले जाएं और यूकीमारू को वहीं मार डालें। मगर इससे पहले कि सोल्जर्स कुछ करते, हमें पता चलता है कि गॉबलिन आइलैंड के सैमुराइज भी वहां पहुंच चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त को अकेले छोड़ने से इनकार कर दिया था और सबने मिलकर ये डिसाइड किया था कि चाहे सनाडा के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े, वो यूकीमारू की मदद करेंगे और फेना को बचाएंगे। मगर सोल्जर्स बहुत ज्यादा थे, इसलिए मुकाबा वहां स्मोक बॉम्ब फेंकता है और इसी का फायदा उठाते हुए यूकीमारू और फेना को लेकर वो सभी वहां से भाग निकलते हैं। एबल अपने सामने ये सभी कुछ बड़े सुकून से खड़ा देख रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि जल्द ही वो दोबारा से फेना को मिलेगा। वो सभी वहां से निकल गए थे, मगर यूकीमारू की बॉडी में उस वक्त 2 गोलियां मौजूद थी और वो बुरी तरह से जख्मी था।
खून बहुत ज्यादा बह चुका था। फौरी तौर पर गोलियां निकालना जरूरी था, इसीलिए सबने अपना रास्ता बदला और एक और टाउन की तरफ जाने लगे जहां एक डॉक्टर रहता था। वहां पहुंचने के बाद डॉक्टर युकीमारू की बॉडी से गोलियां निकालता है और इस तरह युकीमारू की जान बच जाती है। सभी लोग फैना को थैंक्स बोलते हैं क्योंकि इस सारे टाइम में वही युकीमारू को संभाल रही थी। इधर शीतन को लगता है कि सब लोग फैना के जादू में फंस चुके हैं। उसका कहना था कि सारी मुसीबतों की जड़ फैना ही है। शीतन उसे चुड़ैल कहता है जो सबके दिलों को अपने काबू में कर लेती है, मगर ये सभी कुछ फैना भी सुन लेती है। शीतन उसे चुड़ैल इसलिए कह रहा था क्योंकि सनाडा ने भी उसे कुछ ऐसा ही बताया था। सनाडा को यकीन था कि फैना अपनी माँ की तरह लोगों के दिलों को बहुत जल्दी अपने काबू में कर लेती है। उसने खुद देखा था कि एबल किस तरह फैना की माँ पर लट्टू हो गया था। इसलिए सनाडा ने शीतन को खास तौर पर समझाया था कि अगर फैना उसके साथियों को अपने काबू में करने की कोशिश करे तो शीतन को चाहिए कि वो फैना को मार डाले। फैना को यकीन ही नहीं आ रहा था कि शीतन उसके बारे में ये सभी कुछ बोलेगा, मगर शीतन कहता है कि तुम सभी ने सनाडा के खिलाफ जाकर अच्छा नहीं किया और इससे साफ पता चलता है कि फैना ने तुम सबको काबू कर लिया है। मगर तभी सुबह का बीच में बोलता है और गुस्से से भड़के हुए शीतन को काम करता है। वो कहता है कि ये सभी कुछ उनका अपना फैसला था, इसलिए शीतन को फैना पर गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। शाम को फैना शीतन को ढूंढती है जो अब भी अंदर ही अंदर खुद से उलझ रहा था। शीतन बोलता है कि वो उसे मार देगा, मगर फैना को यकीन था कि वो उसे बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि शीतन ने ही उसे आर्चरी सिखाई थी। वो जानता था कि फैना मैसी और क्योटिक है, मगर शीतन ने फिर भी सब्र रखते हुए उसे ट्रेनिंग दी थी। इसीलिए फैना को यकीन था कि इतना अच्छा इंसान उसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बात करते करते फैना इमोशनल हो जाती है और जितना ज्यादा वो इमोशनल होती है उतना ही बोलती चली जाती है। आखिर में शीतन उसकी बातों से तंग आ जाता है तो वो आगे बढ़कर फैना की गाल चुटकी से खींचता है और फिर वो फैना के फेस को देखते हुए हंस पड़ता है। उसे अब समझ आ गया था कि युकीमारू क्यों हमेशा फैना के सर पर चपत मारा करता है, क्योंकि फैना एक्साइटमेंट में आके बस बोले ही चली जाती थी। आखिर में शीतन फैना की बातों को सुनकर अच्छा महसूस करने लगता है। अब वो डिसाइड करता है कि वो इस सफर में फैना का साथ देगा, क्योंकि वो जैसा सोच रहा है फैना बिल्कुल वैसी नहीं। अब वो सभी ईडन जाने की तैयारी करने लगते हैं। चंद दिन समुद्र में सफर करने के बाद वो आखिरकार वहां पहुंच ही गए थे जहां उन्हें जाना था, मगर वहां तो सिर्फ एक छोटा सा आइलैंड दिखाई देता है जिसमें सबको लगता है कि शायद उनसे कोई गलती हो गई। लेकिन अगले ही पल समुद्र से एक बहुत बड़ा आइलैंड आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता है। ये सब देखकर वो सब हैरान रह जाते हैं। वो आइलैंड ऐसा लग रहा था जैसे फैना के इंतजार में छुपा बैठा हो, जैसे खुद ईडन फैना को अपनी तरफ बुला रहा हो। आइलैंड पर उतरने के बाद वो सब रेड पत्तों वाले जंगल में दाखिल होते हैं। तब उन्हें अपने सामने एक बड़ा वाटरफॉल दिखाई देता है। उस वाटरफॉल के पीछे एक गार था। जब वो वहां एंटर होते हैं तो उनके सामने एक बहुत पुराना रुइन था। वो बहुत खूबसूरत था। ये देखकर वो सब एक बार फिर हैरान हो जाते हैं। जब वो उस आइलैंड पर आए थे तो फैना की इंट्यूशन बहुत तेज हो गई थी। उसे उसकी गट फीलिंग और मेमोरीज आगे बढ़ने में मदद दे रही थी। उसे यूं लग रहा था जैसे वो पहले भी यहाँ आ चुकी हो। ये जगह उसके लिए जानी पहचानी थी। फैना सबको लेकर एक बहुत बड़े दरवाजे के सामने पहुंचती है। तब वो आसानी से उस दरवाजे के कोने पर हाथ लगाकर एक छोटे पार्ट को दबाती है और फिर वो दरवाजा एक जोरदार झटके के साथ खुद ब खुद खुल जाता है। अंदर जाते ही उनकी आंखों के सामने सोने का समुंदर फैला हुआ था। यही था वो ट्रेजर यानी खजाना। वह बहुत सारा सोना और सोने के सिक्के बिखरे थे और हर तरफ बहुत सारे कीमती स्टोन्स भी मौजूद थे। शीतन सबसे अलग हो जाता है क्योंकि उसे अपने चीफ सनाडा का मिशन पूरा करना था। तब वो एक छोटे कमरे में जाता है तो उसे वहां पर कुसानाजी स्वर्ड मिल जाती है। फैना और युकीमारू एक और जगह पहुंचते हैं। जब वो सामने एक स्टेज को देखते हैं तो अचानक फैना को कुछ याद आने लगता है। फैना अपने जूते और आर्म्ड सूट उतारती है और डांस करने लगती है। जैसे ही फैना अपना डांस मुकम्मल करती है, उस स्टेज के कुछ स्क्वायर्स एक स्पेशल सीक्वेंस से बाहर निकलने लगते हैं और फौरन ही फैना के सामने एक लेडर बन जाती है जिस पर चढ़कर वो दोनों ऊपर जा सकते थे। वो दोनों एक साथ ईडन की तरफ जाने वाली उस लेडर पर चढ़ने लगते हैं। इधर एबल भी अपनी आर्मी लेकर उनके पीछे पहुंच चुका था। फैना और युकीमारू आगे चढ़ते जा रहे थे। अब उनके सामने का सीन किसी जन्नत की तरह का लग रहा था। वो ज्यादा दूर नहीं गए थे कि उनकी नजर एक बहुत बड़ी और टूटी हुई बोट पर पड़ती है। तभी फैना के साथ ही एबल की आर्मी से लड़ने लगते हैं ताकि वो सभी फैना और युकीमारू के पास ना पहुंच सके। उन सभी ने अपनी जान लगाकर एबल और उसकी आर्मी को रोकने का फैसला किया था। इसमें कोई शक नहीं था कि गॉब्लिन आइलैंड के सैमुराइज बहुत स्ट्रांग थे,
लेकिन एबल की आर्मी भी कुछ कम न थी। इस बात का फायदा उठाकर एबल अकेला ही फेना को ढूंढने निकल पड़ता है। उस वक्त फेना अपने सामने मौजूद खूबसूरती में खोई हुई थी, मगर तभी अचानक से आसमान का रंग बदलने लगता है। फेना मुड़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि एबल वहां आ गया है और वो सीधा उसी की तरफ बढ़ रहा है। उस वक्त एबल बिल्कुल पागल हो चुका था, उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। तभी एबल ने फेना को हेलेना समझ लिया और युकीमारू की शक्ल में उसे फ्रांस दिखने लगा, वही शख्स जिसने बरसों पहले हेलेना को उससे छीन लिया था। युकीमारू और एबल में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन इस फाइट के दौरान एबल थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है और इसी बात का फायदा उठाकर युकीमारू उसका एक बाजू काट डालता है। मगर अचानक एबल ने भी फौरन से अटैक करके युकीमारू के पेट में अपनी स्वर्ड को घुसा दिया था। ये देखकर फेना फौरन युकीमारू के आगे खड़ी हो जाती है, मगर पागल एबल फेना को भी कत्ल करना चाहता था। तभी एबल के पीछे अचानक कुछ चमकने लगता है और फिर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे हेलेना दिखाई देती है। कितने सालों बाद आखिरकार वो दोनों एक दूसरे के सामने थे। जब हेलेना ने एबल को उसका नाम लेकर पुकारा तो एबल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे धीरे हेलेना की तरफ बढ़ा और उसे बताया कि वो सारे टाइम में उसे कितना ज्यादा मिस करता रहा। हेलेना उसे गले लगाती है, मगर एबल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे गले लगा सके। तो बहुत से लोगों को अपने हाथों से मार चुका था। वो नहीं चाहता था कि वो अपने हाथों से हेलेना को टच करे, मगर हेलेना को इस सब की कोई परवाह नहीं थी। वो उसे और जोर से हक करती है। ये बात सच है कि जब एक आदमी अपने रास्ते से भटक जाता है तो उसकी वजह एक औरत बनती है, मगर फिर वही औरत उसे बचा सकती है, बिल्कुल एबल की तरह। हेलेना ने एबल को एक ऐसी दुनिया में आने को बोला जो सिर्फ उन दोनों की ही थी, लेकिन हकीकत में एबल तो पहले ही खून बहने से मर चुका था और जो इस वक्त फेना और युकीमारू के सामने था वो असल में एबल और हेलेना की सोल्स थी। आखिरकार एबल का जिस्म धीरे धीरे गायब होने लगता है। फेना पहली बार हेलेना को देख रही थी, मगर दिल से वो फौरन जान गई थी कि वही उसकी माँ है। हेलेना ने फेना से कहा, अब सब तुम पर है, तुम ठीक रहोगी। ये कहकर हेलेना गायब हो जाती है। उसी वक्त फ्रांस, जो पहले ही मर चुका था, अचानक फेना के सामने आ जाता है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, मगर तभी फौरन फ्रांस की शक्ल एबल के साथ ही कोडी में बदल जाती है। कोडी बताता है कि वो और फ्रांस दोनों एक ही हैं। वही लोग थे जो फेना की कहानी को लिखने वाले हैं, मगर फेना को उनकी बातों की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। फिर कोडी फेना को समझाता है और बताता है कि उसका फादर एक किंग था और उसकी माँ हेलेना पिछली मीको थी। दरअसल मीको एक ऐसी लड़की को कहा जाता है जो श्राइन्स पर काम करती है। उनका रोल बहुत डिवाइन होता है। तब हमें पता चलता है कि जो मेमोरीज फेना के दिमाग में थी वो असल में पास्ट की मीको की मेमोरीज थी। दरअसल जो कुछ भी फेना ने अब तक देखा था वो उसका एक टेस्ट था, ताकि ये देखा जा सके कि वो अगली मीको बनने के लायक है या नहीं, क्योंकि हर मीको का एक स्पेशल टास्क होता है और फेना इस दुनिया में चूज करने वाली मीको के तौर पर पैदा हुई थी। उसे फैसला करना था, या तो तबाही या फिर सब बचाना था। अगर सादा लफ्जों में बात की जाए तो उसे दुनिया को तबाह करना था या दुनिया को बचाने का फैसला करना था। फेना को इन बातों की समझ अभी तक नहीं आ रही थी। उसने कभी सोचा भी ना था कि उसे इस दुनिया की किस्मत का फैसला करना होगा। तब उसे फ्यूचर दिखाई देता है जिसमें गॉब्लिन आइलैंड के सैमुराइज आखिरकार मर जाते हैं। ये था फेना का पहला ऑप्शन कि वो कुछ न करे, वक्त को गुजरने दे और सब कुछ वैसे ही होने दे। दूसरा ऑप्शन था कि सब कुछ तबाह करने के बाद दोबारा से बनाना, यानी दुनिया को रीसेट करना। सिर्फ वो और युकीमारू जिंदा बच जाते हैं और फिर ह्यूमैनिटी दोबारा से रिवाइव होगी। मगर फेना जो भी चूज करती, दोनों ही रास्ते फेना के लिए बेहद तकलीफ दे थे। वो अपने इमोशंस में डूब गई थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसी वक्त उसे अपने साथियों के इल्यूजन्स दिखाई देते हैं। इससे उसे इंकरेजमेंट और मोटिवेशन मिलती है और वो डिसाइड कर लेती है। अब उसके डिसीजंस के साथ ही वो आइलैंड गिरने और टूटने लगता है। युकीमारू जब फेना को दोबारा देखता है तो फेना उसे ऐसे बात कर रही थी जैसे वो उसे गुड बाय कह रही हो। फेना के डिसीजंस का मतलब था कि उसका मीको के तौर पर काम खत्म हो गया और अब वो अपनी सारी मेमोरीज खो देगी। फेना नहीं चाहती थी कि वो अपनी मेमोरीज भूल जाए, खास तौर पर वो टाइम जो उसने युकीमारू के साथ गुजारा, मगर उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। युकीमारू उसे हक करता है और कहता है कि जो भी हो जाए वो हमेशा उसके साथ रहेगा। फेना के आखिरी टाइम में फेना ने अपने दिल की बात युकीमारू से कही,
मैं वाकई तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। युकीमारू जब दोबारा से होश में आता है तो वो फेना को अपने सामने देखता है, मगर अब फेना के बाल काले हो चुके थे। युकीमारू उसे फौरन पहचान जाता है कि यही फेना है। उस वक्त फेना अपनी सारी मेमोरीज खो चुकी थी। युकीमारू नरमी से उसे बताता है कि तुम्हारा नाम फेना है और मेरा नाम युकीमारू है। बाद में फेना की मेमोरीज वापस लाने के लिए वो सब मिलकर फिर से समुद्रों की सैर पर निकल जाते हैं और उसे एक एक करके उन तमाम जगहों पर ले जाते हैं जहां वो पहले जा चुके थे। इस एनिमे में क्लैरिटी के साथ ये नहीं दिखाया गया कि फेना ने आखिर किस चीज को चूज किया था, मगर ये साफ था कि उसने दुनिया को तबाह करने वाला रास्ता बिल्कुल चूज नहीं किया था। अगर आप फेना की जगह होते तो क्या करते? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।